विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अध्याय 9 में वर्णित कविता सबसे खतरनाक पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है सबसे खतरनाक और इस कविता के रचनाकार हैं अवतार सिंह संधू, जिन्हें हम पास के नाम से भी जानते हैं। अवतार सिंह संधू का जन्म सन 1950 में हुआ पंजाब के जालंधर जिले में स्थित तलवंडी सलेम गांव में। जो कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें दिनों दिन नृशंस होती जा रही दुनिया के बारे में कवि हमें बता रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां इस प्रकार की है जो बहुत बुरी है, जो बहुत खतरनाक है। इन बुरी स्थितियों और इन खतरनाक स्थितियों में ऐसी स्थितियां जहां संघर्ष के लिए व्यक्ति अपना आवाज़ नहीं उठाए, संघर्ष के लिए व्यक्ति अपने आप को सामने प्रस्तुत नहीं करे और चुपचाप सब कुछ होता हुआ देखता रहे, ऐसी स्थितियों को कवि ने खतरनाक स्थितियां माना है। जहां सपनों का मर जाना और बेहतर भविष्य के लिए सपने नहीं देखना, बेहतर भविष्य के सपने गुम हो जाना, कवि ने इस स्थिति को बेहद खतरनाक माना है। तो आइए आज इस कविता को हम पढ़ते हैं और सबसे पहले हम कवि के बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कवि अवतार सिंह संधू का जन्म सन 1950 में हुआ। इनका जन्म पंजाब के जिला जालंधर स्थित तलवंडी सलेम नामक गांव में हुआ। पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यम वर्गीय किसान परिवार में पास का जन्म हुआ। मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे पास की शिक्षा अनियमित ढंग से ही हुई और इन्होंने स्नातक तक अपनी शिक्षा पूर्ण की। पास जन आंदोलन से जुड़े रहे और इनकी कविताओं का स्वर विद्रोही स्वर के साथ जुड़ा रहा। जन आंदोलन से जुड़े रहे पास विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा तेवर देते हैं। कविता का तीखा तेवर ही प्रदान नहीं करते, बल्कि कविता को सृजनात्मक रूप से भी तीखे तेवर के साथ में प्रस्तुत करते हैं। इनकी कविताओं में विचार और भाव का बेहद सुंदर संयोजन हमें देखने को मिलता है। भाव और विचार के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं, जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का भी गहरा बोध हमें देखने को मिलता है। पास जनसामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि इनकी कविताओं में वह व्यथा होती है, वह निराशा है, वह खीज है, वह गुस्सा है जो नजर आता है, जो मनोभावों की गहरी पकड़ होने के बगैर संभव ही नहीं है। इन्होंने समाज में जिस प्रकार के शोषण, अन्याय और बुरी बुरी घटनाओं को, जघन्य हत्याकांडों को या इससे संबंधित आतंकवादी घटनाओं से उत्पन्न हुई परिस्थितियों को देखा है, उसके अनुसार इन्होंने अपने मन भावों को व्यक्त किया है। पास ने जन चेतना फैलाने के लिए, लोगों में चेतना उत्पन्न करने के लिए अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। इन्होंने सियाड़, हिमज्योति, हॉक, एंटी 47 आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया और आप कुछ समय तक अमेरिका में भी रहे। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। आपने पंजाबी में साहित्य की रचना की है। लोह कथा, उड़दे बाजा मगर, साड़े समिया बिच, लड़ेंगे साथी, ये आपका पंजाबी में रचित साहित्य है। लहू है कि तब भी गाता है और बीच का रास्ता नहीं होता, इन रचनाओं ने भी आपको एक अच्छी स्तर की कीर्ति प्रदान की है। बीच का रास्ता नहीं होता इस रचना से कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां, कुछ काव्य पंक्तियां इस प्रकार से हम देखते हैं। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए, भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए, बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं और इसे लिया गया है बीच का रास्ता नहीं होता
इस काव्य में से। जो कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। यह कविता ऐसी दुनिया जो दिनों दिन अधिकाधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही है कि विद्रूपताओं का चित्रण करती है, उसमें होने वाली बुरी स्थितियों का चित्रण करती है, साथ ही साथ उस खौफनाक स्थिति का भी की ओर भी इशारा करती है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प कमजोर पड़ते जा रहे हैं, जहां अन्याय, अत्याचार और शोषण को होते हुए देखा जा रहा है, सहन किया जा रहा है, स्वीकृति प्रदान की जा रही है, लेकिन उस अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई जा रही, उस शोषण का प्रतिकार नहीं किया जा रहा, जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों की ओर कवि ने इशारा किया है। पथराई आंखों सी तटस्थ भाव से कवि इन सब चीजों के साथ असहमति प्रकट करता है। साथ ही कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष रूप से संकेत करता है जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। अंतर आत्मा की पुकार यदि व्यक्ति नहीं सुनता तो वह सही और गलत को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं कर पाता, और जहां आत्मा का सूरज डूब जाए, आत्मा की आवाज को व्यक्ति सुनना बंद कर दे, तो फिर वह सन्मार्ग की ओर प्रेरित नहीं हो सकता। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। यदि बेहतर समाज के लिए, बेहतर जीवन के लिए, बेहतर सामाजिक सुख समृद्धि के लिए यदि व्यक्ति सपने देखना ही छोड़ दे, सपने ही नहीं देखे, तो यह स्थिति बेहद खतरनाक स्थिति है। कवि ऐसा मानता है। कवि सन 1988 में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की आवाम के लिए शहीद हो गए। आपका जन्म हुआ सन 1950 में और आपका देहावसान हुआ सन 1988 में। बहुत अल्प आयु में आपने जो अपनी साहित्य साधना की है उसके माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से आपने साहित्य जगत को जिस प्रकार के स्वर दिए हैं वो सदैव स्मरणीय रहेंगे। आइए अब हम कविता का वाचन करते हैं और उसके पश्चात इस कविता का हम अर्थ ग्रहण करेंगे, भावार्थ करेंगे। तो आइए इस कविता का वाचन करते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। जुगनू की लो में किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है। मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। न होना तड़प का सब सहन कर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। सपनों का, हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी निगाह में रुकी होती है। आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है, सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है,
जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है, एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि अवतार सिंह संधू पास द्वारा रचित यह कविता, जिसका शीर्षक है सबसे खतरनाक, का अभी हमने वाचन किया। अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हुए इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। खतरनाक का आशय है जिसमें खतरा हो, जिसमें जीवन का खतरा हो, जिसमें मान सम्मान का खतरा हो, जिसमें प्रतिष्ठा का खतरा हो, हर प्रकार का खतरा, वो खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी का आशय है देश के साथ में विश्वासघात करना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहते हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। किसी श्रमिक ने दिन भर अपने श्रम की साधना की है और मेहनत करके दिन भर पसीना बहाया है। जब उसके पसीने का मोल चुकाने का समय आए और कोई व्यक्ति जिसने उसके श्रम के द्वारा उसको दिन भर श्रम करवाया है, यदि वो उसको उसका पूरा श्रम का मूल्य भुगतान नहीं करे, उसका उचित मूल्य भुगतान नहीं करे, तो यह श्रम की लूट है। व्यक्ति ने अपनी परिश्रम से जो गाढ़ी कमाई की है, जो पसीना बहाकर कमाई करी है, यदि उस कमाई को कोई भी व्यक्ति लूट ले तो यह बहुत बुरा है, यह खतरनाक है। लेकिन बहुत खतरनाक कवि ने इसको नहीं माना। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस यदि किसी व्यक्ति को पकड़ ले और उसकी मार पिटाई करे, किसी अपराधी को पकड़ ले, किसी बिना बेकसूर ऐसे व्यक्ति को पकड़ ले जिसने कोई अपराध ही नहीं किया हो, और वो उनकी मारपीट करती है, तो वह भी मारपीट खतरनाक होती है। मारपीट बुरी है, खतरनाक है, लेकिन कवि ने इसको भी सबसे खतरनाक नहीं माना है। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। देश के साथ में गद्दारी करना, लोभ में पड़ जाना, लोभ में पड़ करके कुछ रुपयों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपने ईमान को बेच देना और इस प्रकार से कार्य करना जिससे कि पूरे देश को उसका नुकसान उठाना पड़े, तो इस प्रकार देश के साथ गद्दारी करना, देश के साथ में लालच करना, देश के साथ में लोभ में आकर के गलत कार्यों को अंजाम देना, ये सब बहुत बुरा काम है। लेकिन कवि मानता है कि गद्दारी लोभ की मुट्ठी भी बुरा तो है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक नहीं है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कहता है कि परिश्रम के बदले उसका उचित मूल्य न मिलना ये खतरनाक होता है। मेहनत की लूट का तात्पर्य है श्रमिक का शोषण होना,
जब श्रमिक को उसके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो उसको मेहनत की लूट कहा जाता है, लेकिन यह सबसे खतरनाक नहीं होती, ऐसा कवि मानते हैं। कवि ये भी मानते हैं कि पुलिस की मार पड़ना भी बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इसको भी कवि ने सबसे खतरनाक नहीं माना है, क्योंकि इससे भी कुछ बातें और अधिक खतरनाक होती है। देश के खिलाफ यदि गद्दारी करना, इसको भी खतरनाक माना जाता है, परंतु कवि ने इसको भी ज़्यादा खतरनाक नहीं माना। इससे भी खतरनाक और बहुत सारी परिस्थितियां होती है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। एक स्थिति की ओर कवि इशारा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति है और बैठे बिठाए ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, वो कानून की गिरफ्त में आ गया, वो पकड़ा गया, और इस प्रकार बैठे बिठाए पकड़ा गया। उसने अपराध किया है नहीं किया है, उसकी स्थिति परिस्थिति कैसी रही है, लेकिन बैठे बिठाए पकड़ा गया, ये कार्य बुरा तो है, बुरा तो है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। किसी अन्याय को होते देखकर, किसी शोषण को होते देखकर, किसी भी प्रकार की हत्या को होते देखकर सहम जाना और सहम करके चुप होकर के चुपचाप बैठ जाना, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, और उस अन्याय का प्रतिकार नहीं करना और चुप हो जाना ये बुरा है। कवि कहते हैं कि इस प्रकार अन्याय का शोषण न करके और केवल चुप रह जाना यह बहुत बुरा है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि ने इसको भी सबसे खतरनाक नहीं माना है। सहमी सी चुप में यानी डरी सी चुप में बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। कवि कहते हैं कि बिना अपराध किए भी, बिना किसी कारण के बेकसूर होने के बावजूद भी पकड़े जाना और पुलिस द्वारा जेल में डाल दिया जाना ये बुरी बात है, मगर वह सबसे खतरनाक बात नहीं है, ऐसा कवि मानते हैं। इसी तरह अन्याय के खिलाफ चुपचाप सहन करते रहना, शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना और चुपचाप इसको सहन करते जाना, यह भी बुरी बात है। परंतु इस बात को भी कवि सबसे खतरनाक नहीं मानते हैं। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। कपट का शोर चारों तरफ फैला हुआ है। कपट के शोर में लोभ है, लालच है, सांसारिक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का इस प्रकार का आकर्षण है कि उनको प्राप्त करने के लिए हम उचित अनुचित का भी कई बार ध्यान नहीं रखते, मर्यादाओं को भी लांघ जाते हैं। तो इस प्रकार जो कपट का शोर फैला हुआ है उसके नीचे सही होते हुए भी कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि व्यक्ति के हर प्रकार से सही होने के बावजूद भी वह दब जाता है, वह अपनी संघर्ष करने की स्थिति को मुखर नहीं करता, संघर्ष नहीं करता, और ऐसी स्थिति में कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है। कोई व्यक्ति अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को जुगनू की रोशनी में करे। जुगनू एक ऐसा कीट, एक ऐसा खद्योत जिसे कहा जाता है। ये जो खद्योत एक ऐसा कीट जिससे प्रकाश निकलता है। जुगनू खद्योत एक ऐसा कीट जो प्रकाश पैदा करता है, प्रकाश देता है, बहुत मामूली सा उसका प्रकाश होता है। लेकिन ये कहा जाए कि उस जुगनू की रोशनी में कोई व्यक्ति पढ़े, इसका आशय यह है कि उस व्यक्ति को पढ़ने के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं का नितांत अभाव रहा, वो सुविधाएं उस व्यक्ति को नहीं मिली। कपट के शोर में कवि कहता है कि छल कपट के शोर में कोई भी व्यक्ति सही होते हुए भी दब जाए, अर्थात मौन हो जाए, उस अन्याय के विरुद्ध, उस शोषण के विरुद्ध, उस अत्याचार के विरुद्ध आवाज न उठाए, ये बात भी बुरी है। कोई व्यक्ति जुगनू के प्रकाश में पढ़ाई लिखाई करे, अर्थात सदैव ही असुविधाओं में घिरा रहे, उसको सामान्य सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो, यह बात भी बुरी है। मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। किसी भी प्रकार की घटना और दुर्घटना के होने पर, किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार और शोषण होने पर व्यक्ति को क्रोध तो आता है उस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध, लेकिन वह उस क्रोध को अपनी मुट्ठियां भींच करके ही अपने ही अंदर
उस चीज़ को पी जाता है, उस चीज़ को अपने ही अंदर समा लेता है और उस अन्याय अत्याचार का प्रतिकार नहीं करता, उसका विरोध नहीं करता। कवि कहते हैं कि केवल और केवल मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना ये बुरा है, बहुत बुरा है, सबसे खतरनाक नहीं होता। लेकिन कवि ने इसको भी सबसे खतरनाक नहीं माना है। मुट्ठियां भींचने का आशय है क्रोध को मन में दबा लेना। मुट्ठियां भींचकर कवि कहते हैं कि व्यक्ति यदि अन्याय के विरोध में संघर्ष करना चाहे, लेकिन वो असल में संघर्ष नहीं करे, वास्तविक रूप में वो संघर्ष नहीं करे और केवल अपनी मुट्ठियां भींचकर क्रोध प्रकट करे और परिवर्तन होने की बात केवल और केवल दिमाग में सोचता रहे, उस परिवर्तन को लाने के लिए किसी भी रूप में किसी कार्य को क्रियान्वित न करे, कार्य रूप में परिणित न करे, परिवर्तन के लिए कुछ भी काम न करे, तो यह बात बुरी है। लेकिन कवि ने इसको भी सबसे खतरनाक नहीं माना है। अनेक इन सब से भी खतरनाक अनेक परिस्थितियां होती है और इन परिस्थितियों के बहुत ही खतरनाक और दूरगामी परिणाम होते हैं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक जो स्थिति होती है वह होती है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, सब सहन कर जाना, तड़प का बिल्कुल भी न होना। सबसे खतरनाक क्या होता है? मुर्दा शांति से भर जाना। ऐसी घटना हुई, ऐसी दुर्घटना हुई, कोई हत्या हुई, कोई नृशंसता हुई, कोई अत्याचार हुआ, कोई अन्याय हुआ और उस सब को देखने के पश्चात भी आप कोई प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई आपके अंदर हलचल नहीं है, किसी प्रकार का विरोध का स्वर आप मुखरित नहीं कर रहे हैं। आपकी स्थिति कैसी है? मानो आप मुर्दा शांति से भर गए हो, शमशान जैसी शांति से भर गए हो। जिस प्रकार मुर्दा एकदम स्थिर रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकार करने का भाव नहीं रहता, उसी प्रकार से सबसे खतरनाक स्थिति इसे बताया गया है। कवि का मानना है कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक खतरनाक होता है कि वह शमशान जैसी शांति से भर जाए, शोषण के प्रतिकार की भावना ही मर जाए। जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, हत्या हुई है, उसके प्रतिकार की भावना ही मर जाए, यानी वह मुर्दे की तरह चुपचाप स्थिर और शांत पड़ा रहे। जिस प्रकार मुर्दा स्थिर, चुपचाप और शांत पड़ा रहता है, मुर्दे की सी शांति भर जाना, हम इस आशय के रूप में इस चीज़ को जान सकते हैं। भले ही उसके सामने कितनी भी बड़ी परेशानी आए, उसके लिए बिना व्यग्र हुए उसे चुपचाप सहन कर जाना खतरनाक होता है। कवि मानता है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। कवि कह रहे हैं कि दिनचर्या का नित्य क्रम प्रत्येक व्यक्ति का होता है, अपने घर से निकलकर अपने रोजगार के लिए जाना और फिर वापस लौट करके आना। और ये बंधी बनाई जो उसकी जीवनचर्या है, उस जीवनचर्या को व्यक्ति जीता रहता है। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आ जाना सबसे खतरनाक होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसी दिनचर्या में कोहलू के बैल की तरह बंद करके ही रह जाए और वह अपने जीवन के लिए, भावी जीवन के लिए नए सपने न सोचे, न अच्छा करने का विचार उसके मन में न आए, नई इच्छाएं, उमंग और आकांक्षाएं यदि उत्पन्न नहीं हो, तो यह स्थिति भी बहुत खतरनाक स्थिति होती है। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सपनों का मर जाना से आशय है हमारी इच्छाओं का समाप्त हो जाना, इच्छाएं नष्ट हो जाना। कवि कहते हैं कि रोजाना केवल अपने रोजगार संबंधी कार्यों के लिए घर से निकलना और रोजगार संबंधी कार्य पूरा करके, नौकरी इत्यादि करके, काम के बाद अपने घर पर लौट आना, यह सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि इस तरह एक नीरस कोहलू के बैल जैसे जीवन को, बंधी बंधाई दिनचर्या को ही मान लेना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके साथ ही सबसे खतरनाक स्थिति यह होती है कि हमारे सपने मर जाएं, हम सुनहरे भविष्य के सपने देखना ही बंद कर दें, हम अच्छे और सुखद जीवन के सपने देखना ही बंद कर दें। अर्थात
हमारी इच्छाएं और हमारी कल्पनाएं समाप्त हो जाए। आँखों में भावी जीवन का कोई सुनहरा सपना न होना कवि के अनुसार बहुत खतरनाक है। सपनों का मर जाना कवि के अनुसार बहुत खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है। यहां जो घड़ी शब्द है ये जीवन का प्रतीक है, ये निरंतरता का प्रतीक है जो लगातार चल रहा है। और ये जीवन है, ये निरंतर चल रहा है और इसमें लगातार जो निरंतरता है उसमें एक परिवर्तनशीलता भी देखने को मिलती है। कवि कहते हैं कि हाथ की कलाई पर बंधी हुई और चलती हुई घड़ी जीवन का प्रतीक होती है। घड़ी चल रही है, समय आगे बढ़ रहा है, समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से सबसे खतरनाक वह दृष्टि होती है जो आपकी कलाई पर बंधी घड़ी को चलता हुआ देख रही है, घड़ी को चलती हुई देख रही है, जीवन को आगे बढ़ता हुआ देख रही है, समय को आगे बढ़ता हुआ देख रही है, पर आपकी निगाह में रुकी होती है। ऐसा होने के बावजूद भी, निरंतरता और परिवर्तनशीलता होने के बावजूद भी, अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को चलता देख करके भी अगर व्यक्ति ये सोचने लगे कि जीवन स्थिर है, अर्थात जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन होते हुए परिवर्तनों को देखकर भी, बदलाव को देख करके भी उन्हें अनदेखा कर दे और उन परिवर्तनों के अनुसार अपने आप में बदलाव करना न चाहें, इस प्रकार कलाई पर बंधी घड़ी भी खतरनाक होती है। अर्थात समय के साथ नहीं चल पाना भी सबसे खतरनाक बात होती है। समय के साथ अपना बदलाव न करना, जीवन के सुनहरे सपने न देखना, ये बेहद खतरनाक माना है कवि ने। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। कवि ने उस आंख को सबसे खतरनाक माना है जो सब कुछ देखती है, हर प्रकार का अन्याय, अत्याचार, शोषण, हत्या इत्यादि घटनाओं को, जघन्यतम घटनाओं को देखती है, लेकिन उसके बावजूद भी जमी बर्फ होती है, किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं करती, किसी प्रकार से उसके प्रति उसके विरुद्ध संघर्ष नहीं करती, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। ऐसी आँख जो दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। दुनिया को अगर हमें जीना है बहुत सुखद और सुंदर वातावरण में, तो हमें प्रेम फैलाना होगा, एक दूसरे के साथ प्रेम बांटना होगा, सद्भाव फैलाना होगा और सद्भाव के साथ में प्रेम को फैला करके हम इस दुनिया को बहुत खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि वह आँख जो बर्फ जैसी हो गई है, जमी बर्फ की तरह होती है और उस नज़र को अब पूरी की पूरी दुनिया में प्रेम ही नज़र नहीं आता, प्रेम ही दिखाई नहीं पड़ता, जिसकी नज़र दुनिया को प्रेम से चूमना, मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। कवि कहते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखकर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। वह केवल जमी हुई बर्फ की तरह होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। जिस प्रकार जमी हुई बर्फ पूरी तरह ठंडी और निरस रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से वह आँख भी सब कुछ देखती है, लेकिन देखने के बावजूद भी उसमें उस शोषण अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार करने का भाव उत्पन्न नहीं होता, अर्थात देख कर भी वह कुछ नहीं देखती। कवि मानता है कि जिसकी दृष्टि इस संसार को प्यार भरी निगाह से नहीं देख पाती, सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। दुनिया के बहुत सारे वस्तुओं के साथ में मनुष्य का आकर्षण होता है और उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लालच के साथ में वह कई प्रकार की नैतिक अनैतिक गतिविधियां भी करता रहता है।
तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जिसकी दृष्टि इस संसार को प्यार भरी निगाह से देख नहीं पाती और जो अंधेपन और कट्टरता भरी बातों को ही सही मानकर ठहर जाती है और रोजाना के जड़ जीवन को निभाती चली जाती है, चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, इस प्रकार सांसारिक चीज़ों पर वह जम जाती है और उन सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जिस भी प्रकार की जो जड़ता है, उस जड़ता के साथ में भी यह आँख जुड़ जाती है जो रोजाना के जड़ जीवन को ही निभाती चली जाती है। और जो दृष्टि बिना किसी उद्देश्य के जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई जो एक बंदी बंधाई जीवन की दिनचर्या है, उसी दिनचर्या को अपनाती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। और जो दृष्टि एक लक्ष्यहीन, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, इस प्रकार के उलटफेर में आना जाना बस इसी क्रम में वह दृष्टि खो जाती है, उस दृष्टि को भी कवि ने खतरनाक माना है। कवि ने खतरनाक माना है जो चीज़ों पर उठती अंधेपन की भाप पर। अंधेपन की भाप से आशय यहाँ पर है जो रूढ़ियाँ हैं, जो कट्टरपन है, जो अंधविश्वास है और उनके द्वारा जो बंधा बंधाया जिस प्रकार का संदेश है, उसी को प्राप्त करना, नव चेतना के लिए, नव सृजन के लिए कार्य नहीं करना, नई चीज़ों को बदलने के लिए नए सपने नए देखना, और जो चीज़ें पुरातन चली आ रही है, जो अंधविश्वासों से भरी हुई है, जिसके अंदर रूढ़ियाँ छिपी हुई है, उन चीज़ों को ही प्रमुखता देना, इस प्रकार से, और रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई और ज़िंदगी में बदलाव करने का प्रयास नहीं करना, जो बंदी बंधाई दिनचर्या है उसी को काम में लेना और एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। जीवन का जहाँ लक्ष्य नहीं है वहाँ पर सार्थक उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। और इस प्रकार किसी उद्देश्य के रोजाना की बातों को थोड़े बहुत बदलाव के साथ दोहराती हुई चली जाती है, वह दृष्टि गतिहीन हो जाती है और उसके कारण जीवन व्यर्थ होता चला जाता है। जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, अंधेपन की भाप, इसमें रूपक अलंकार हमें देखने को मिलता है। जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है, सबसे खतरनाक वह चांद होता है, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार चांद होता है, उसने प्रत्यक्ष रूप में किसी भी जघन्यतम घटनाक्रम को देखा है, हत्या को देखा है, आतंकवादी दृश्य को देखा है, अन्याय अत्याचार को देखा है, और उसके पश्चात भी वह शांत है। नित्य की तरह वो अपनी चांदनी फैला रहा है। वो गवाह है उस शोषण का, अन्याय का, उसका गवाह होने के बावजूद भी वह उसका अन्याय का, शोषण का, हत्या का विरोध नहीं कर रहा, प्रतिकार नहीं कर रहा। यहाँ पर चांद इस प्रकार के लोगों के लिए प्रयोग किया गया है कवि द्वारा, जो जनप्रतिनिधि होने का दम भरते हैं और इस प्रकार के शोषण, अत्याचार और जघन्यतम अपराध हो जाने पर वे उस अत्याचार का प्रतिकार करने के बजाय जो शोषित व्यक्ति है उस अथवा जो शोषित परिवार है उसको ठंडे छींटे देने का काम करते हैं। जिस प्रकार चांद चांदनी फैला रहा है, प्रतिकार नहीं कर रहा, ये लोग भी उसका प्रतिकार नहीं करते, शोषण का, अन्याय का प्रतिकार नहीं करते और उसका संघर्ष भी नहीं करते, और केवल झूठी दिलासा देना, शांति देना, यही इन लोगों का काम होता है। तो कवि ने इस प्रकार के लोगों को भी समाज के लिए बेहद खतरनाक माना है और चांद को ऐसे लोगों का प्रतीक बताया है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता। कवि कहता है कि समाज में आए दिन नृशंस हत्याकांड होते हैं, घर आंगन वीरान हो जाते हैं। उन वीरान हुए घर आंगनों में चांद की रोशनी रोजाना फैलती है, लेकिन वह रोशनी संवेदनहीन लोगों की आंखों में मिर्च की तरह नहीं चुभती। अगर कोई व्यक्ति देखकर भी प्रतिकार नहीं करे तो ऐसे व्यक्ति का विरोध करना चाहिए, ऐसे चांद की चांदनी का विरोध करना चाहिए। ऐसे चांद की चांदनी तो लोगों की आंखों में मिर्चों की तरह गढ़नी चाहिए, लेकिन संवेदनहीनता की यह पराकाष्ठा है कि लोग
उस स्थिति को भी स्वीकार कर लेते हैं। चांद की रोशनी किसी को नहीं चुभती। ऐसे लोग जो केवल और केवल आके झूठी दिलासा दे करके जाते हैं, बस उन लोगों को भी समाज इसी प्रकार से सहन कर लेता है। यहाँ चांद ऐसे नेताओं का प्रतीक है जो अत्याचार, अन्याय की स्थिति को देखकर विरोध की बजाय शांतिदायक बातें करके वातावरण को शांत करने में सहयोग देते हैं। वो अन्याय का प्रतिकार नहीं करते, बल्कि कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे कि वहां का माहौल शांत हो जाए। वे पीड़ित जन के मन में संघर्ष और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा नहीं जगाते। जो पीड़ित है उसके मन में न्याय प्राप्त करने के लिए, संघर्ष प्राप्त करने के लिए वो प्रेरणा का काम नहीं करते और केवल वातावरण को शांत करने का काम करते हैं। यह स्थिति कवि के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जहां किसी अन्याय का प्रतिकार नहीं किया जाता, जहां अन्याय का प्रतिकार करने के बजाय ठंडे छींटे दिए जाते हैं और अन्याय का प्रतिकार करने की प्रेरणा या न्याय प्राप्त करने का भाव जहां पर समाप्त होता चला जाता है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है। कवि ने गीत को भी खतरनाक बताया है। हर हत्याकांड के बाद या किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय, अत्याचार या हत्या जैसा जघन्यतम अपराध हो जाने के बाद भी बहुत सारे लोग शोक गीत के माध्यम से करुण और दुख से भरी हुई जो बातें हैं, ये उस व्यक्ति को कहते हैं जिस व्यक्ति के परिवार के साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ है। शोकाभिव्यक्ति करते हैं, शोक की अभिव्यक्ति करते हैं और इसके लिए मरसिया पढ़ते हैं। मरसिया होता है शोक प्रकट करने के लिए लिखी गई कविता या गाई गई कविता। तो ऐसे लोग, ऐसे कवि लोग भी जो इस प्रकार का गीत बनाते हैं, जो दुखपूर्ण स्थिति में, व्यथापूर्ण स्थिति में, शोषण, अन्याय, अत्याचार और हत्या जैसे जघन्यतम अपराध की स्थिति में आपके कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए पड़ता है और आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। मरसिए का आशय है शोक गीत। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाने वाली कविता शोक गीत कहलाती है, मरसिया। कवि उस गीत को सबसे खतरनाक मानता है जो दुख और करुणा भरे स्वर व्यक्त करता है। जो भयभीत लोग हैं, जिनके यहाँ पर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, जिनका व्यक्ति मारा गया, वह जो आंगन वीरान हो गया, इस प्रकार की स्थिति में जो भयभीत लोग हैं उनको ये गीत, ये जो मरसिया, ये जो शोक गीत है, ये उन लोगों को और ज़्यादा भयभीत कर देता है। ये भयभीत लोगों को गुंडों की तरह आतंकित करता है, क्योंकि ऐसा गीत अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा नहीं देता। ऐसा गीत अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा नहीं देता और इसके बजाय अत्याचार से पीड़ित लोगों को और अधिक डराता है, धमकाता है। जो अत्याचार से पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है, जिन्होंने इस प्रकार की बहुत ही जघन्यतम स्थिति को देखा है, सहन किया है, ऐसे लोगों को यह गीत और अधिक डराता है, धमकाता है। गुंडे की तरह अकड़ने से अभिप्राय यह है कि जो लोग अत्याचार से पीड़ित हैं वे पहले से ही भयभीत होते हैं और यह गीत उन्हें गुंडों की तरह डराता है। मरसिए गाकर लोगों को और अधिक भयभीत किया जाता है। इस प्रकार के गीत गुंडों की तरह धमकाने का व्यवहार करके पीड़ित का मनोबल और कमजोर कर देते हैं। तो कवि ने इस प्रकार के गीत को भी सबसे खतरनाक गीत माना है, जो आतंकित लोगों को गुंडे की तरह डराता है।
जो भयभीत लोगों में साहस नहीं भरता, उस संघर्ष से लड़ने का हौसला नहीं भरता, उन लोगों को संघर्ष से लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि उनको गुंडे की तरह भयभीत करता है, ऐसे गीत को भी कवि ने सबसे खतरनाक कहा है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। रूह का आशय है आत्मा, चौगाठों का आशय है चौखटों। कवि कहते हैं कि वह रात सबसे खतरनाक रात होती है जब किसी का घर वीरान हो जाए, जहां कहीं पर हत्या हो जाए, किसी प्रकार की आतंकवादी घटना हो जाए, किसी माँ से उसका लाल छिन जाए, किसी बहन से उसका भाई छिन जाए, किसी महिला से उसका सुहाग छिन जाए। ऐसी स्थिति होने पर जो रात उस वीराने में, उस आंगन पर घिरती है, जिंदा रूहों के आसमान पर, और जो बचे हुए उस परिवार के जो जितने भी बचे हुए लोग हैं, जितनी भी जिंदा आत्माएं हैं, जितनी भी जिंदा रूहें हैं, उन सब के आसमानों पर जब ये रात ढलती है तो ये रात बहुत ज़्यादा भयानक होती है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से एक बहुत ही भयानक स्थिति का चित्रण किया है, और कवि कहते हैं कि जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़। यहाँ पर उल्लू और गीदड़, इनको जो प्रयोग किया गया है, ये समाज के ऐसे कायर और डरपोक लोग हैं जो पुरानी बंदी बंधाई रूढ़ियों को ही ज़्यादा प्रचारित करते हैं, जो अंधविश्वासों को ही ज़्यादा प्रचारित करते हैं, जो अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि उस अन्याय को शांत करने के लिए तथाकथित रूप से इस प्रकार की कुछ बातें कहेंगे, इस प्रकार से अपनी बातों को वर्णित करेंगे, जिससे ये लगेगा कि ऐसी स्थिति तो पहले भी होती आई है, इसमें कोई नयापन नहीं है। अन्याय होना, अत्याचार होना, ये सब तो पहले भी होता आया है। तो इस प्रकार से ये रूढ़िवादी लोग हैं, ये अंधविश्वासी लोग हैं, ये लोग गीदड़ की तरह हुआ करते हैं, ये लोग उल्लू की तरह बोलते हैं, हमेशा के दरवाजे बंद, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। कवि कहते हैं कि वह रात सबसे खतरनाक रात होती है जो जीवित आत्माओं के आकाश में घिरा करती है, और ऐसी रात में केवल उल्लू बोलते हैं और गीदड़ हुआ करते हैं। यहाँ प्रयुक्त उल्लू और गीदड़ उन विवेकहीन और डरपोक लोगों का प्रतीक है जो अंधविश्वासी और दकियानूसी परंपराओं को दोहराते चले जाते हैं, जो चेतना का स्वर मुखरित नहीं करते, जो प्रेरणा प्रदान नहीं करते, जो संघर्ष के लिए प्रेरणा देने का कार्य नहीं करते, जो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, उन पर ये उल्लू और गीदड़ जैसे लोग ऐसे जमे रहते हैं मानो अंधेरा इन दरवाजों की चौखटों पर हमेशा के लिए चिपक गया हो। और ये जो उल्लू है, ये जो गीदड़ है, इस मानसिकता के जो लोग हैं, ये समाज में बदलाव नहीं लाने देना चाहते। ये किसी भी संघर्ष का प्रतिकार करने के बजाय उस संघर्ष को अपनी ऊल जलूल फिजूल बातों के माध्यम से, पुरानी इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से उसको सही ठहराने का प्रयास करते हैं। उसके विरुद्ध संघर्ष करने का कार्य ये लोग नहीं करते। जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। कवि कहता है कि आपकी आत्मा का सूरज डूब जाए, इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। आत्मा आपको सही बात कहती है। आत्मा से जो संदेश निकल करके आपके मन मस्तिष्क तक पहुंचता है, वह बिल्कुल सही और सत्य के पक्ष को लिए हुए होता है। कई बार आप अपने लोभवश, आप अपने लालचवश आत्मा की उस पुकार को अनसुना कर देते हैं। जब बार बार आप आत्मा की उस सत्य आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो होते होते बहुत समय इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पर आपके अंदर की आत्मा मर सी जाती है, यानी वह आपको अब सत्य बात कहना भी बंद कर देती है और आपकी आत्मा का सूरज डूब जाता है, आपकी आत्मा में अंधकार हो जाता है और आपकी आत्मा के सूरज के प्रकाश के बिना उस अंधकार में अब आप सन्मार्ग की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि मनुष्य को अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। जीवन की वह दिशा सबसे खतरनाक दिशा मानी गई है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए।
सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन आत्मा का सूरज जिस दिशा में डूब जाए उस दिशा को कवि ने सबसे खतरनाक दिशा माना है, जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए तथा व्यक्ति के अंदर अंधकार छा जाए। आत्मा की आवाज के प्रकाश में ही मनुष्य को सन्मार्ग दिखाई पड़ता है। आत्मा के सूरज के डूबने के बाद, जब आत्मा का सूरज डूब गया, अंधकार हो गया, धूप को भी मरा हुआ मान लिया जाता है, उसका कोई भी टुकड़ा मनुष्य के शरीर की पूर्व दिशा में कांच के टुकड़े की तरह चुभ जाता है। और इस प्रकार इसका आशय यह है कि आत्मा की आवाज़ न सुनने से जो विचारधारा बनती है वह अंधविश्वास से भरी होती है, और इस अंधविश्वासों से भरी, रूढ़िवादिता से भरी बातों से मनुष्य का जीवन केवल और केवल कष्टपूर्ण ही बनता है। उसके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ पाती। जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि ने अपनी कविता को समाप्त करते हुए भी प्रारंभ की तीनों पंक्तियों को यहाँ पर व्यक्त किया है। इससे इसका आशय यह है कि वह स्थितियों और परिस्थितियों को इस प्रकार से व्यक्त करते हुए हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है जो खतरनाक होती है, जो बुरी होती है, लेकिन उनसे भी खतरनाक परिस्थितियां ऐसी होती है जिनको हटाना एक अच्छे समाज के लिए बेहद जरूरी है। कवि कहते हैं कि परिश्रम के बदले उसका उचित मूल्य न मिलना यह खतरनाक होता है, और मेहनत की लूट का तात्पर्य यह होता है कि मेहनत कस की जो कमाई हुई दौलत है उसकी लूट हो जाए। जब श्रमिक को उसके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिले, इसे हम मेहनत की लूट कहते हैं, लेकिन इसको कवि ने खतरनाक नहीं माना है। कवि ने पुलिस की मार को भी खतरनाक नहीं माना है, और देश के खिलाफ गद्दारी करना ये भी खतरनाक काम होता है, बुरा काम होता है, लेकिन इसको भी बहुत खतरनाक काम नहीं माना है। बहुत खतरनाक काम माना है कवि ने अपने सपनों का मर जाना। अगर कोई व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं करे, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष नहीं करे, मुर्दा शांति से भर जाए, किसी तड़प का उसमें नहीं होना, किसी प्रकार से वो उसका प्रतिकार नहीं करे, और जिस प्रकार से उल्लू और गीदड़ जैसे लोग जो अब दकियानुसी बातें हैं, अंधविश्वास से भरी हुई बातें हैं, उन बातों को ही प्रचारित और प्रसारित करते रहें, और वो संघर्ष करने के लिए व्यक्ति में चेतना और प्रेरणा का स्वर नहीं भरे, तो ऐसी स्थिति खतरनाक होती है। सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है। कलाई पर बंधी हुई घड़ी जो चल रही है, बार बार संकेत कर रही है, जीवन लगातार परिवर्तनशील है, समय लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकेत के बावजूद भी व्यक्ति की आंख में वो घड़ी बंद है, यानी व्यक्ति उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहा, समय के साथ नहीं चल रहा। ये स्थिति भी बेहद खतरनाक होती है। तो इस प्रकार से कवि इन स्थितियों को खतरनाक बता रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कविता का भाव यह है कि इस संसार में अनेक स्थितियां काफ़ी बुरी और खतरनाक होती है। उनमें से कुछ तो सहन हम लोग कर लेते हैं और मन को बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होता, लेकिन अन्याय और अत्याचार का विरोध करने की इच्छा होने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति बदलाव के लिए संघर्ष न करे, यदि कोई व्यक्ति परिवर्तन के लिए संघर्ष न करे, तो यह स्थिति बहुत खतरनाक होती है। अगर आप शोषण के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध मुकाबला नहीं करेंगे, उससे लड़ने के लिए जनमानस को तैयार नहीं करेंगे, प्रेरणा नहीं देंगे, नए और अच्छे बेहतर समाज के लिए, बेहतर जीवन के लिए, सुखी समृद्ध व्यक्तियों के लिए अच्छा बढ़िया सोचेंगे नहीं, अच्छे सपने नहीं देखेंगे, तब तक आप समाज को बहुत बेहतर नहीं कर सकते। समाज में अच्छा बदलाव लाने के लिए हमें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, और व्यक्ति को संघर्षशील और सामाजिक परिवर्तन के लिए सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। हमने इस कविता में देखा मुट्ठियां भींचना। व्यक्ति
गलत परिस्थिति को देखता है, शोषण अत्याचार होते हुए देखता है, उसको बहुत क्रोध भी आता है, लेकिन वो क्रोध को केवल अपनी मुट्ठियां भींच करके ही अपने अंदर दबा लेता है। तो इस प्रकार मुट्ठियां भींचना, जुगनू की लौ में पड़ना, एक जगह हमने इस कविता में हमने देखा जुगनू की लौ में पड़ना, यानी व्यक्ति के पास में न्यूनतम जो सुविधाएं होनी चाहिए, सामान्य सुविधाएं होनी चाहिए, उनका नितांत अभाव होना में मुहावरों का बहुत अच्छा प्रयोग कवि ने किया है। अंधेपन की भाप, इसमें रूपक अलंकार हमें देखने को मिलता है। जमी बर्फ, आंख जमी बर्फ के समान व्यक्त की गई है, यानी संवेदना शून्य है, उसमें संवेदना है ही नहीं। जो भी हो रहा है उसे सही या गलत कुछ भी कहने की हिम्मत भी नहीं है, और उस देखी हुई बात को वो ठीक प्रकार से व्यक्त भी नहीं कर पाता। चांद का चढ़ना, गुंडे की तरह अकड़ना में बिंब योजना है। आत्मा का सूरज, जिस्म के पूर्व में, इनमें दोनों में रूपक अलंकार है। गीदड़, उल्लू आदि को प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है। गीदड़ को, उल्लू को ऐसे अंधविश्वासी, रूढ़िवादी और डरपोक और कायर लोगों के रूप में इसमें चित्रित किया गया है। मुक्त छंद की शैली तुकांत है और शब्दावली सरल है, भावानुकूल है और जोश से भरी हुई है, करुणा से भरी हुई है, एक विशेष प्रकार के भाव से भरी हुई है, जो हमें वर्तमान नृशंस होती हुई दुनिया की, नृशंस होते हुए समाज की एक सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज अवतार सिंह संधू द्वारा रचित यह कविता, जिसका शीर्षक सबसे खतरनाक, हमने पढ़ी, इसका अर्थ ग्रहण किया, इसका भावार्थ हमने समझा। इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर अगले वीडियो में हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।